Hi, this is Komal Chaudhary. Very good morning to all, and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का हमारा सेशन रहने वाला है करंट अफेयर्स का, जहां हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग आर एग्जाम। चाहे हम बात करें स्टैटिक जीके की, चाहे हम बात करें करंट अफेयर्स, चाहे हम बात करें न्यूज़ एनालिसिस की, हम अपनी क्लास में तीनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे और डिटेल में कवर करते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना करंट अफेयर्स विद द न्यूज़। और फर्स्ट न्यूज़ हमारा है कि भारत एफटीए, एक मिनट पेन का है, यस। सो हम फर्स्ट न्यूज हमारा है कि भारत एएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता टीपीए अक्टूबर 2025 से लागू होगा। वाणिज्य मंत्री जी का ये स्टेटमेंट था। तो इस स्टेटमेंट में तो इसमें स्टेटमेंट क्या कहा है उन्होंने कि टीपीए क्या होता है। टीपीए एक व्यापार समझौता है जिस पर मार्च 2024 में हस्ताक्षर किए गए थे। और इसमें क्या होगा, वस्तु में बाजार पहुंच उपलब्ध कराना, व्यापार सुगमता कराना, ठीक है, और सुरक्षा संबंधी कुछ उपाय इसमें दिए गए हैं। हम बात कर रहे हैं टेपा की, टीईपीए की। ठीक है, तो उससे पहले हम जानेंगे पहले कि ईएफटीए क्या है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ क्या होता है। ईएफटीए तो यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन संघ क्या है, यह क्या प्रोवाइड कराता है, क्या इसके फायदे हैं, कौन कौन से इसके देश है, वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट यह है कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है। कैसा संगठन है? अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी से क्या होता है कि इस संगठन का हिस्सा कोई व्यक्ति ना हो करके देश होते हैं। तो यह क्या है? अंतर सरकारी संगठन है, अर्थात इसमें कुछ देश हैं जो इस संगठन का हिस्सा है। कौन कौन से वो देश हैं, कौन कौन से सदस्य देश हैं? तो नंबर 1 आता है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein। याद रखेंगे यूरोपीय संघ इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे यूरोपीय यूनियन इसका हिस्सा नहीं है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। एक स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था जिसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। लिखा हुआ यहाँ पे, लिखा हुआ नहीं है। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया? स्टॉकहोम कन्वेंशन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। जब इसको स्थापित किया गया था तो प्रारंभ में इसमें 7 देश थे, यानी कि संस्थापक देशों के रूप में 7 देश थे। कौन कौन से वो देश थे? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। ये वो देश थे जिनके द्वारा ईएफटीए को क्या किया गया? स्थापित किया गया। ठीक है, राइट। अब बढ़ते हैं हम टीईपीए के रूप में। टेपा को हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो अगर हम बात करें, पहली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्या बाध्यकारी व्यवस्था है इस टेपा में। तो टेपा की हम बात करें तो उसका टारगेट है कि अगले 15 वर्षों में यह भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करना है। ठीक है, 100 अरब डॉलर का उनका निवेश करना है और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार इन्हें प्रोवाइड कराने हैं भारत में। यह इनकी बाध्यकारी क्या है? प्रतिबद्धता है टेपा के माध्यम से। हमने क्या दिया है बदले में? तो भारत क्या करेगा? भारत इनके उत्पाद, जैसे कि हम करें स्विस घड़ियों की हम बात करें चॉकलेट्स की, हम बात करें कटे पिटे इनके हीरों को लेकर के, भारत क्या करेगा? उनके लिए अपना मार्केट ओपन करेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भारत अपने बाजार में इन प्रोडक्ट्स के लिए कम शुल्क लगाएगा, अर्थात या फिर शून्य भी कर सकता है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा? बाजार पहुंच को बढ़ावा देना है। अर्थात क्या कहा गया है कि गैर कृषि प्रोडक्ट को, जिन पर 100% गैर कृषि प्रोडक्ट जिनकी बात हो रही है, जो 100% गैर कृषि प्रोडक्ट हैं, चाहे हम बात करें प्रोसेसिंग फूड की, ठीक है, उन पर क्या करेगा? उन पर भारत रियायत देगा शुल्क में, यानी कि शुल्क को कम करेगा। बट यहां पर यह कहा नहीं गया है कि उस शुल्क को जीरो किया जाएगा। हालांकि डेयरी, सोया, कोयला, ठीक है, जो कृषि प्रोडक्ट हैं उनको अलग सूची में रखा गया है, वह इस सूची का पार्ट नहीं है। अगर हम बात करें शुल्क की कमी को लेकर कि शुल्क की कमी में क्या है, तो ईएफटीए भारत के 99.6% निर्यात पर आयात शुल्क समाप्त कर देगा। ठीक है, अर्थात भारत ईएफटीआई देशों से होने वाले निर्यात पर
आयात शुल्क समाप्त कर देगा। 95.5% भारत समाप्त कर देगा और 99.6 वह भारत के निर्यात के लिए अपना मार्केट ओपन कर देंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा समझें कि भारत और EFTA के व्यापार में भारत और EFTA का व्यापार संबंध क्या है। जब हम बात करते हैं EFTA के साथ भारत का व्यापार, अगर हम बात करें हाल फिलहाल के डाटा के साथ, तो 2024-25 में भारत और EFTA का व्यापार 24.4 डॉलर बिलियन का था। ठीक है साहब, 24.4 बिलियन डॉलर का व्यापार था, जिसमें भारत को हमने देखा कि भारत को व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है साहब, यानी कि जब हम बात करते हैं व्यापार की, EFTA के साथ व्यापार की हम बात कर रहे हैं, तो इस व्यापार में भारत को व्यापारिक घाटा देखने को मिलता है। ठीक है, आप समझिए दुनिया के जो बड़े देश हैं, भारत उनके साथ व्यापारिक घाटा ही एंजॉय करता है। हालांकि एक अपवाद है, अमेरिका के साथ हम सरप्लस क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। बाकी हम बड़े देशों के साथ व्यापारिक घाटा ही हमें देखने को मिलता है, बड़े देशों के साथ। ठीक है, अब हम बात करें कि जो व्यापार घाटा हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा सेगमेंट है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक सबसे बड़ा क्या है, पार्टनर है EFTA का, और भारत का जो घाटा है, व्यापारिक घाटा है, उसमें एक बड़ा हिस्सा है स्विट्जरलैंड का। ऐसा क्या हम इंपोर्ट करते हैं, तो हम स्विट्जरलैंड से सोने का इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे इंपोर्ट बिल का एक बड़ा पार्ट है। दूसरे नंबर में बात करूं तो स्विट्जरलैंड के बाद नाम आता है नॉर्वे का। किसका नाम आता है, नॉर्वे का है, जिसके साथ हमें व्यापार, जो दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है EFTA का। ठीक है साहब, ये था हमारा फर्स्ट न्यूज। अब बढ़ेंगे हम सेकंड न्यूज की तरफ, और सेकंड न्यूज हमारा है, उससे यहाँ पे लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। ठीक है साहब, अब बढ़ेंगे हम सेकंड न्यूज की तरफ, और सेकंड न्यूज हमारा है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी यांगलुंग त्सांगपो पर दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण किया है। यह बांध हिमालय में एक विशाल घाटी पर बनाया जा रहा है, और यह नदी भारत की सीमा पर के पास यूटर्न लेती है, जहां बनाया जा रहा है। पूरा होने पर यह यांगत्से नदी पर चीन के 3 गॉर्ड्स बांध के आकार का पार हो सकता है। ठीक है, तो कहां बन रहा है, जहां पर नदी यूटर्न लेती है भारत में, उसके पास इन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट, देख लीजिए लोकेशन आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका है एनालिसिस का। ठीक है, तो हम बात करते हैं, समझे थोड़ा सा यांगत्से नदी को। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत पठार से होकर बहती है फर्स्ट थिंग, और यह पृथ्वी पर सबसे गहरे गॉर्ड्स बनाती है। अगर हम चिंताओं की बात समझें कि हमें क्या चिंताएं एज ए कंट्री, ठीक है, एज ए पड़ोसी होती हैं, तो हम सबसे पहला हमारा होता है आपदा संबंधित। इससे भूकंप के खतरे बढ़ सकते हैं। जब हम प्रकृति को छेड़खानी करते हैं तो संभावना होती है भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो तिब्बत है वह प्लेट्स के ऊपर स्थित है, और प्लेट अभी गति कर रही हैं, तो प्लेट जब चलती हैं, टकराती हैं, तो जर्क लगता है, जिसे हम भूकंप के रूप में समझ सकते हैं। इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि तिब्बत का पठार प्लेटों के माध्यम से चल रहा है। यहाँ पे फॉल्ट बन रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ फॉल्ट बन रहा है, यहाँ फॉल्ट बन रहा है, ऐसे फॉल्ट बन रहे हैं तिब्बत के। ठीक है, और यहाँ से प्लेट चल रही है, ये प्लेट चल रही है इधर से, तो यहाँ पे जब पड़ेगा, ये सियाचिन बेसिन है, चल रहा है इधर से, ब्लॉक पड़ रहा है, तो क्या होगा, जर्क लगेगा, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, भूकंप आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें नदी को लेकर, हम समझें, एक डायग्राम समझें कि नदी की जो रास्ता है, ये हमारा ये है तांगसू सांपो, जिसे बोल रहे हैं ब्रह्मपुत्र को चीन में यांगत्से तांगसुपो बोला जाता है। ठीक है, और यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ पे लोहित मिलती है और संसरी मिलती है, तब इसका नाम बदल के ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक है, फिर संसरी पड़ती है, और आगे एक मानस मिलती है, इधर से तीस्ता मिलता है, और तब जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे कहीं डैम ये बनाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर पॉइंट, यह भारत की सीमा में नहीं, भारत की सीमा से बाहर है। और क्या चिंताएं हो सकती हैं, पर्यावरण संबंधी चिंताएं हो सकती हैं क्या, बिल्कुल हो सकती हैं। स्थानीय तौर पर तो पारिस्थितिकी को नुकसान होगा ही होगा, लेकिन निचले स्तर की जो पारिस्थितिकी है उसको भी नुकसान होगा। जब पानी को स्टोर करेंगे, जो प्रजाति ज्यादा पानी में रहने वाली है, तो क्या होगा, उसको नुकसान होगा, उसकी जैव विविधता खत्म होगी, कृषि को प्रभावित करेंगे, पानी स्टोर करेंगे आप। दूसरा, भू राजनीति के रूप में आप समझिए कि सपोज करो भारत के साथ कुछ स्ट्रगल हो गया, कोई वॉर ऐसी सिचुएशन बन गई, तो चाइना उस बांध को वाटर बम की तरह भी यूज कर सकता है, जल बम के रूप में भी उसका प्रयोग कर सकता है। किस तरीके से, पानी एक साथ छोड़ देगा, बाढ़ आ जाएगी, तो भारत एक तरफ अपने लोगों को बचाएगा कि युद्ध लड़ेगा, तो एक से क्या हो जाएगा, एक फ्रंट ओपन हो जाएगा दूसरा। ठीक है, संस्कृति को आप समझ सकते हैं कि उदाहरण के लिए यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में रहने वाली जनजाति के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो
संस्कृति के रूप में भी उस जनजाति का डिस्प्लेसमेंट होना, ठीक है, उस जनजाति के लिए संसाधनों का उपलब्ध ना होना, पानी नहीं मिल पाना, तो क्या हो रहा है, उस क्षेत्र की जो पर्टिकुलर जनजाति है उसके लिए क्या हो रहा है, खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। एक चीज और समझिए, दोनों ही देश, चाहे हम चीन की बात करें चाहे हम भारत की बात करें, जल मार्ग के गैर नौवहन उपयोग के लिए जो कानून बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र का अभी समय है जो 1977 में हुआ था, दोनों ही देश उसका सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि ICMR एडफॉल्सीवैक्स नामक स्वदेशी बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन को विकसित कर रहा है। यह टीका ICMR के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान के केंद्र भुवनेश्वर, एक तो ये पार्टी है, और दूसरा राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, एक ये वाले लोग हैं, ये दो लोग मिलकर इसको बना रहे हैं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान और संस्थान के सहयोग में के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अब पहले हम समझेंगे कि एडफॉल्सीवैक्स क्या है। एडफॉल्सीवैक्स टीके के बारे में समझेंगे। तो जो मलेरिया का एक सबसे घातक प्रजाति है, कौन सा, फॉल्सीपैरम, जो प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम बोलते हैं, वह मलेरिया की सबसे घातक प्रजाति है। यह जो प्रजाति है यह 2 चरण की होती है, जबकि हमारे पास जो मेडिसिन है वो 1 चरण को टारगेट करती है। तो जो मेडिसिन बना रहे हैं, जो मेडिसिन बन रहा है एडफॉल्सीवैक्स, यह दोनों ही चरणों को क्या करती है, टारगेट करती है। तो बेसिक रीजन क्या हो गया कि हमारे पास जो अवेलेबल जो वैक्सीन है वह केवल एक ही चरण को टारगेट करती है, जबकि एडफॉल्सीवैक्स जो है वह दोनों चरणों को क्या करती है, टारगेट करती है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, मलेरिया के बाद थोड़ा मलेरिया के बारे में जानिए। तो मलेरिया क्या है, मलेरिया एक प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक जानलेवा रोग है। दूसरा, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, बट यह संक्रमित रोग है। संक्रमित किस तरीके से है कि यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। क्या लिखा हुआ है, ये रहा, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जब वो मच्छर संक्रमित होकर एक दूसरे व्यक्ति को जाकर काटता है तो वहां पर रोग का संक्रमण कर देता है। तो क्या समझ सकते हैं कि इस तरीके से यह संक्रमित है, बट मानव से मानव में नहीं पहुंचता। ऐसा नहीं होता कि मानव के फीवर हो रहा है, क्या हो रहा है, मानव के मलेरिया हो रहा है और वह किसी से टच हो जाए या कुछ काट ले तो क्या होगा, मच्छर मलेरिया नहीं होगा, बट अगर मच्छर काट लेता है तो मलेरिया होगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है, उसे काटने से होता है। अगर हम बात करें भौगोलिक प्रसार को लेकर कि मलेरिया दुनिया के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जो लगभग 5 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ तक का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो वहां पर यह देखा जाता है, अर्थात जो देश 5 से 23.5 नॉर्थ और 5 से 23.5 साउथ में पड़ते हैं, तो वहां पर मलेरिया के केसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है जो कि मच्छरों के लिए बहुत ही एक क्या होता है, लाभदायक स्थिति और एक वातावरण प्रोवाइड कराता है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है नशामुक्त भारत के लिए आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में काशी में हुआ। तो काशी में एक आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो युवा नशा में लिप्त हैं उनको वापस अध्यात्म की तरफ मोड़ना है और नशामुक्त भारत को बनाना है। इसी के लिए भारत ने एक मंच के रूप में बनाया है जिसका नाम है मेरा युवा। ठीक है, एक मंच बनाया है जिसका नाम है मेरा युवा, जो क्या करेगा, जो तय करेगा, जो नीति बनाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से भारत के युवाओं को नशा मुक्ति की तरफ से आध्यात्म की तरफ उन्हें मोड़ना है। तो यह सम्मेलन कहाँ हुआ था, यह सम्मेलन हुआ था काशी में, इसलिए इसे बोला जाता है काशी घोषणा पत्र। तो काशी घोषणा पत्र किससे संबंधित है, नशा मुक्ति आंदोलन से संबंधित है, जो 5 वर्षों के रोड मैप को निर्धारित करता है। 5 वर्षों का क्या रणनीति बनाएगा कि किस तरीके से हम अपने युवाओं को नशा मुक्त की तरफ से मोड़कर आध्यात्म की तरफ उनका ध्यान लाएं। ठीक है, तो ये हो गया, आप याद रख सकते हैं, पढ़ लेना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप समझिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप ये समझिए कि भारत में भांग और ओपियोइड कहते हैं हेरोइन जैसे कुछ ड्रग्स जो उनको ओपियोइड बोला जाता है, इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। यानी भांग का फर्स्ट डिवीजन पे आ रहा है और हेरोइन सेकंड पे आ रहा है। इनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है। भारत का लगभग 15% जो लोग हैं, 10 से 75% के बीच के जो लोग हैं, वो भारत में शराब का सेवन करते हैं।
समझ रहे हो? तो एक बहुत बड़ी नंबर है जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं इससे संबंधित भारत ने कोई प्रभाव, कोई नियम बनाया हुआ है तो स्वव्यापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 है, जिसके माध्यम से क्या होता है, अवैध व्यापार की रोकथाम की जाती है और राष्ट्रीय कार्य योजना के रूप में इसे लागू किया जाता है। हालांकि एक अभियान भी है जिसे हम समझ सकते हैं नशा मुक्त भारत अभियान, जो कि 2020 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य कि भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। तो पीसी मानोवलोविच द्वारा 1950 में याक्षिक नमूनाकरण के आधार पर पूरे देश में आर्थिक और सामाजिक जानकारी एकत्र करने के लिए एनएसएस की स्थापना की गई थी। तो एनएसएस की स्थापना क्यों की गई थी? ताकि वह सामाजिक और आर्थिक जानकारी उपलब्ध कर पाए देश में, उस संबंधित डाटा इकट्ठा कर पाए। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, तो क्लियर पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि सामाजिक आर्थिक विषय पर जो भी हमें सर्वेक्षण कराना है, चाहे हम बात करें जनसंख्या की, चाहे हम बात करें जन्म मृत्यु दर की, चाहे हम बात करें प्रजनन क्षमता की, चाहे हम बात करें परिवार नियोजन, इससे संबंधित कोई भी सर्वेक्षण होता है तो कौन करेगा? एनएसएस करेगा। ठीक है, स्थापना सर्वेक्षण और उद्यम सर्वेक्षण के रूप में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि असंगठित क्षेत्र हो गया। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में क्या कहते हैं? जैसे गैर कृषि कोई उद्यम है जिसका कोई डाटा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र संबंधित कोई भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसकी उपलब्धता की जानकारी भी हम इस सर्वेक्षण के माध्यम से करते हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है? क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि बित्रा द्वीप क्या है? बित्रा द्वीप लक्षद्वीप प्रशासन पर रक्षा स्वदेशी के लिए बित्रा अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है। यह लक्षद्वीप से लगभग 441 किलोमीटर दूर है और इसका एरिया की बात करूं तो इसका एरिया है 0.105 वर्ग किलोमीटर। यह भारत के अरब सागर में अगती द्वीप के पास स्थित है। अगर मैं बात करूं जलवायु की तो किस प्रकार की जलवायु यहाँ पर देखी जाती है? तो इसकी जलवायु है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु यहाँ पर देखी जाती है। इसकी औसतन वार्षिक वर्षा होती है लगभग 1600 mm की वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है, क्लियर? अगर थोड़ा सा हम लक्षद्वीप को भी समझें तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और जो 36 प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है सब? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है इन विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन आईबीटी। तो यह चीनी संस्था के द्वारा चीनी शोधकर्ताओं के द्वारा इसकी क्या किया जा रहा है? एक प्रणाली विकसित की जा रही है जो क्या कर रहा है? मैथनॉल से सुक्रोज को संश्लेषण करती है। और मैथनॉल किससे बनता है? मैथनॉल बनता है CO2 से। किससे बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से मैथनॉल बनता है। आप सभी को पता है कि CO2 कितनी हार्मफुल है। क्लाइमेट चेंज के लिए एक बहुत बड़ा रीजन क्या है? CO2 है। तो अभी हमें क्या है, एक सॉल्यूशन के रूप में हम इसे देख पा रहे हैं कि CO2 का खाद्य रसायनों में यह कृत्रिम रूपांतरण पर्यावरण और जनसंख्या संबंधी चुनौतियों का समाधान कर सकता है। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज संबंधी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, शायद इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसका समाधान देख सकते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पदार्थ को जैविक कारकों या मुख्यतः हम समझ सकते हैं एंजाइम हो गया की उपचय प्रक्रियाओं के द्वारा रासायनिक रूप में हम परिवर्तित करते हैं। ये क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, सिर्फ प्रोसेस है, बाकी किसके द्वारा किया गया? चीन संस्था के द्वारा किया जा रहा है। क्या है वो सब आपको पता चल गया है। ठीक है साहब, बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है हट्टी जनजाति। हट्टी जनजाति क्या है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हट्टी जनजाति जो कि क्या है ST है के बीच जजदा नामक पारंपरिक बहुविवाह हुआ। जजदा क्या होता है? बहुपति बहुविवाह एक रूप है जहां एक महिला एक ही समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर सकती है। बहुपतित्व के कारण यह सुनिश्चित करना है कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा ना हो, भाईचारे की भावना बढ़े और संयुक्त परिवार को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो इनकी एक वैवाहिक विवाह संपन्न हुआ है जिसमें बहुपतित्व का हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिला है। इनकी यहाँ परंपरा है कि बहुपतित्व का क्यों किया जाता है? क्योंकि इनका यह मानना है कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा ना हो, भाईचारे की भावना ऐसी बनी रहे और संयुक्त परिवार को बढ़ावा मिले। इसलिए क्या करते हैं, यह ऐसा अपनी परंपरा बनाए हुए हैं कि एक पत्नी के बहुपति हो सकते हैं, यानी कि एक से अधिक पति हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम समझे हट्टी जनजाति को तो हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, इसका नाम हट्टी क्यों पड़ा है? क्योंकि यह अपने छोटे बाजारों के रूप में फेमस थे जिन्हें हट कहा जाता था, हॉट कहा जाता था, उसके नाम पर ही इसका नाम हट्टी जनजाति पड़ा है। तो आप यहाँ तक समझ गए, आई होप कि क्लियर है चीजें।
और ये हमारा आज का लास्ट न्यूज़ है, वो क्या है, कामचटका प्रायद्वीप। कामचटका प्रायद्वीप क्या है, रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 5 शक्तिशाली भूकंप आए जिसके कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, कामचटका प्रायद्वीप के बारे में हम जानेंगे। यह रूस के सुदूर पूर्व में स्थित है, बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर तथा आर्कटिक सागर में घिरा हुआ है। प्रशांत अग्निवलय जो पैसिफिक रिंग है उसका ये हिस्सा है। इसमें अक्सर आग और बर्फ के भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है। कुरिल द्वीप समूह रूस के कामचटका प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे पर जापान के होक्काइडो द्वीप के उत्तर पूर्वी तट तक फैला हुआ है। आप सभी को पता है कुरिल द्वीप रूस और जापान के बीच विवादित क्षेत्रों का समूह है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आ सकता है, सिविल्स में पूछा हुआ है। तो आप सभी को पता है एसएससी वाले जो है वो सिविल्स की बहुत सारे क्वेश्चन सेम इट इज डाल देते हैं। ठीक है। तो कोराल द्वीप ही आया था। आप यहाँ से लोकेशन देख सकते हैं, कामचटका प्रायद्वीप की लोकेशन है। यहाँ पर यूरोप हो गया, कजाकिस्तान, एशिया, मंगोलिया, रसिया हो गया और जापान हो गया। सो ये लास्ट था। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, यू विल बी definitely get success in your mission if you are doing work hard. If you are not working hard, it is your mistake, not mine. So keep a smile, keep doing, and keep subscribe the channel so you can get the amazing and beneficial video to you. So thank you very much once again.